इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि नवंबर का महीना लग गया और इस नवंबर के महीने में हमने पूरे महीने क्या क्या कृषि क्रियाएँ करनी हैं, इस बारे में हम फसलवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें धान की, जो कि हमने खेतों में बो रखी है। तो जो धान की फसल पक चुकी है अब तो खेतों में, तो पकी फसल की कटाई के लगभग 1 हफ्ते पहले खेत से पानी निकाल देना चाहिए, और जिससे फसल को काटने में आसानी रहेगी। और कटाई के 2 से 3 दिन बाद कटे पौधों को तख्ते या ड्रम पर पटक के दाने अलग कर लें, दानों को सुखा के बोरों में भर लें, फिर मंडी में हमने बेचना है। दूसरी बात कि फसल के जो अवशेष हैं, धान की फसल के जो अवशेष हैं, उनका हमने खेत में ही प्रबंधन करने की कोशिश करनी है। खेत में प्रबंधन करना अगर मुश्किल है तो फिर खेत में से पराली को हमने गठड़ी बना के, या आजकल तो बहुत अच्छे तरीके से सारा साधन मशीनी हो गए, और उनके ज़रिए हम उनके अच्छी तरीके से गट्ठे बना करके और खेत से बाहर उनको निकाल सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक सलाह यही है कि पराली का हमने अपने खेतों में ही प्रबंधन करें ताकि मिट्टी की सेहत सुधरे। अब बात करें कि जिन भाइयों ने मूंगफली बो रखी है, मूंगफली भी पक के तैयार हो रही होगी खेतों में, तो हमने फसल की खुदाई करनी है। खुदाई से पहले सिंचाई कर लें, और इससे क्या होगा कि फलियां निकालने में आसानी रहेगी। अब आई बात मुख्य फसल रबी की गेहूं के बारे में, कि बरानी हालातों में C306 की बिजाई अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर और नवंबर के पहले हफ्ते तक हमने कर लेनी चाहिए, जिसको हम देसी गेहूं कहते हैं। तो कम उपजाऊ, कम सिंचित दशा और बरानी क्षेत्रों के लिए WH1080 और WH1025 का प्रयोग भी कर सकते हैं। मध्यम उपजाऊ और कम सिंचित दशा के लिए WH1142 और WH147 का प्रयोग करना चाहिए। सिंचित उपजाऊ भूमि में समय पर बिजाई करने के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय जो है वो समय की बिजाई के लिए उपयुक्त माना गया है। तो उसके लिए गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं, WH1105 है, WH1184 है, HD 2967 है, DBW 88 है, PBW 621-50 है, HD 3086 है, WH 283 है, PBW 550 है, WH 542 को तो आप जानते ही हो। तो इन किस्मों की सिफारिश चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा करी जाती है। और पछेती बिजाई जो कि 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक रहती है, उसके दौरान बिजाई करने के लिए, पछेती बिजाई के लिए उन्नत किस्में जो सिफारिश हुई हैं वो हैं WH 1021, WH 1124 और DBW 90, HD 3059, राज 3765 किस्मों का प्रयोग हमने करना चाहिए। कठिया गेहूं के लिए WH 896, WH 912, WH 943 किस्मों का प्रयोग करें। पीला रतवा से प्रभावित हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किसान PBW 343, PBW 373 और WH 711, HD 2851, DBW 17, सुपर बरबट आदि किस्में ना बोवें, क्योंकि इन किस्मों में पीला रतवा रोग के लिए
ये जो किस्में हैं ये बहुत ज़्यादा रोगग्राही हो गई हैं, इनमें पीला रतवा लगता है, इसलिए विश्वविद्यालय ने इन किस्मों को ना लगाने की सिफारिश करी है। बात करें C306 देसी किस्म की, तो सिंचित इलाके की बिजाई इस महीने के दूसरे हफ्ते तक पूरी कर लें। पछेती बिजाई के लिए 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहेगा। बिजाई कतारों में खाद बीज ड्रिल और पोरा विधि से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। ध्यान ये रखना है कि देसी किस्मों की बिजाई लगभग 6-7 सेंटीमीटर और बोनी किस्मों की बिजाई 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ना हो। तो खरपतवारों की रोकथाम के लिए फसल की शुरुआत की बढ़वार में लगभग 30 दिन के अंदर ही एक बार निराई गुड़ाई करें। यदि खरपतवारों की रोकथाम शाक नाशकों द्वारा करनी हो तो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए और मंडूसी, कण की, जंगली जई के नियंत्रण के लिए तो वहीं हमने और कई तरीके के जो ये खरपतवार खेतों में हमारे उग जाते हैं उनके लिए भी हमने वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमने दवाइयों का इस्तेमाल करना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जिस खेत में आपने पहले जो दवाई इस्तेमाल करी है और उस दवाई का इस्तेमाल करने से अब फसल पर अच्छा प्रभाव नहीं आता या कह लो कि खरपतवार नहीं मरता, तो फिर ऐसे में आपने वो दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अदल बदल के दवाई में इस्तेमाल करनी चाहिए। एक और बात कि कई बार हम 2 खरपतवार नाशक मिला लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक बार में एक खरपतवार नाशक का हमने इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा हमने बीज का उपचार करके हमने बोना है। ये तो बात आप जानते ही हैं कि बिना बीज का उपचार करे और अगर हम बीज बोवेंगे तो उसमें हम अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि बीज के जरिए खेत में जो बीमारियां चली जाती हैं, जो रोग चले जाते हैं, अगर हम बीज का उपचार कर लें तो वो बीमारियां, वो रोग बीज के जरिए हमारे खेत में नहीं जाएंगे और हमारी फसल में नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कि दीमक होती है कई खेतों में, तो दीमक से फसल को बचाने के लिए बुआई से एक दिन पहले 150 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवाई पानी में मिला के कुल 5 लीटर का घोल बना लें और पक्के फर्श पर 100 किलो गेहूँ को फैला के इस घोल से हम अपने बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद फिर आता है दूसरी दवाइयों का उपचार कि भाई रैक्सील से या इस तरीके से ये जो हम जो कीटनाशक हैं जो कि जैसे कि ममनी है, टुंडू है, इस तरह से बचाव करने के लिए अपने बीज का, तो उसके लिए ये जो इस्तेमाल करते हैं हम दवाई रैक्सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैक्सील 2DS 1 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से हमने बीज का उपचार करना चाहिए। या फिर जैसे बाड़ों वाले और पत्तों के कंडवा से बचाव के लिए आप ना वीटावैक्स का भी इस्तेमाल करते थे। वीटावैक्स का कर लें चाहे रैक्सील का कर लें, एक ही बात है। वीटावैक्स दवाई का इस्तेमाल करें तो 2 ग्राम दवाई लेनी पड़ेगी, रैक्सील दवाई का इस्तेमाल करें तो 1 ग्राम, यानी 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज अगर दवाई ले रहे हैं वीटावैक्स। 1 ग्राम दवाई 1 किलो बीज अगर दवाई ले रहे हैं रैक्सील। तो इस ढंग से हमने बीज का उपचार जरूर करना है। बीज का उपचार करके और फिर हमने गेहूं को बोना है। अब बात करेंगे जौ की। तो बरानी खेतों में जौ की समय पे बिजाई अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े से शुरू कर दी होगी और सिंचित इलाकों में 15 से 30 नवंबर के बीच हमने ये बिजाई कर लेनी चाहिए। जौ के लिए जो उन्नत किस्में हैं BH 75 है, BH 885 है, BH 393 है, BH 946 है, BH 902 हैं। इनमें से कोई भी आप उन्नत किस्म का बीज ले सकते हैं। और समय पर बिजाई के लिए बरानी में 30 और सिंचित इलाकों में 35 किलो बीज और पछेती बिजाई अगर करें तो 45 किलो बीज प्रति एकड़ खेत में डालना है। और बिजाई कतारों में लगभग 22 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। पछेती बिजाई और बरानी क्षेत्रों में 18 से 20 सेंटीमीटर कतारों का फासला अगर रख लें तो ये अच्छा माना गया है। इसके अलावा बात लूसर्न की कि लूसर्न टाइप 9 बिजाई के लिए उत्तम किस्म है। इसकी बिजाई इस महीने के पहले हफ्ते तक कर लें। 4 से 5 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और 5 सेंटीमीटर की गहराई पर हमने बोना चाहिए। लहसुन बोते समय 22 किलोग्राम यूरिया खाद और 250 किलोग्राम
सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इस खाद को ड्रिल द्वारा 10 सेंटीमीटर गहराई तक डालना चाहिए, और ताकि ये जो खाद है ये अच्छी तरीके से भूमि में जज़ब हो जाए। तो बात करें बरसीम की, समय पे बीजी गई पहली कटाई इस महीने के आखिर में तैयार हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हमने 15-20 दिन के अंदर पे हमने सिंचाई करनी चाहिए, और बरसीम जब तैयार हो जाए तो हमने पहली कटाई भी करनी चाहिए। बात करें जई की किस्म OS6, OS7 और HJ8 की बिजाई इस महीने के मध्य तक पूरी कर लेनी चाहिए। जो भाई जई बोना चाहते हैं तो अभी उपयुक्त समय है। छोटे दाने वाली किस्मों जिनमें नाम आता है HJ114 का, तो इसके लिए तो 30 किलो बीज, और मोटे दाने वाली जो किस्म है उनका 40 किलो बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। खाद की बात करें तो 16 किलो नाइट्रोजन जो हमें मिलेगा 35 किलो यूरिया से बिजाई के समय, और 16 किलोग्राम नाइट्रोजन 35 किलोग्राम यूरिया कह लो पहली सिंचाई के समय हमने खेत में डालना है। चारे और बीज की अधिक पैदावार लेने के लिए बीज को बिजाई से पहले एजेटोबैक्टर के 3 पैकेट प्रति एकड़ बीज के हिसाब से हमने उपचारित करना भी नहीं भूलना। चने की बात करें तो चने की बिजाई यदि पूरी ना करी हो तो जल्दी पूरी कर लें। चने की किस्म हरियाणा चना नंबर 1 पछेती बिजाई के लिए 35 किलोग्राम DAP या कह लो 100 किलो सुपर फास्फेट या 12 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिल करके बीज के नीचे डाल लें, और सिंचित इलाकों में 10 किलो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर लें। चने की फसल को दीमक से बचाने के लिए बीज का 850 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL दवाई ले लें, या 1500 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास 20 cc दवाई ले लें। बुआई से 1 दिन पहले उपचार करें, लेकिन उपचार से पहले कीटनाशक को पानी में मिला के कुल 2 लीटर घोल बनावें, फिर 100 किलो बीज में मिलावें। अगर बीज की मात्रा हमारे पास कम है या कम बीज बोना है तो उसी अनुपात में हमने पानी और दवाई की मात्रा को कम कर लेना चाहिए। बात करें तिलहनी फसल सरसों की और राया की, उन्नत किस्में RH30, T59, RH8113, RB50, RH8812, RH781, RH819, RH9304, RH119, RH9801, RH406, RH749, RB9901 की सिफारिश करी गई है। तना गलन रोग से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम दवाई 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से हमने बीज को उपचारित करके और फिर ही हमने बोना चाहिए। अब बात कर लें गन्ने की, कि यदि दुमदार कंडवा नज़र आवे गन्ने में तो गन्ने के अंगों के ऊपर सावधानी से बोरी चढ़ा कर नीचे से काट दें, फिर पूरे पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें। लाल सड़न रोग से प्रभावित पौधों को भी उखाड़ के नष्ट कर दें। पायरिला की रोकथाम करने के लिए 400 से 600 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc दवाई को ले लें, 400 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए 200 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc या 600 मिलीलीटर रोगोर 30 cc 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। पानी की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए यदि किसान अपनी बहुत रेतली ज़मीन में एक भारी सा रोलर पानी लगाने के 48 घंटे के बाद 6-7 दफ़ा फेर दें, और इसके बाद कम गहरी जुताई करके इसमें गेहूं आदि बीजें, तो बाद में ऐसे खेतों में पानी कम लगाना पड़ता है। रोलर का वज़न कम से कम 8 कुंटल होना चाहिए और ये ट्रैक्टर के द्वारा खींचा भी जा सके। तो ये सिफारिश इसलिए कि पानी की बचत हमने ज़रूर करनी है, फसलों को पानी देना है लेकिन पानी की बचत करते हुए। तो ये हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन क्यों ना एक रागनी आपने सुनवा दें। तो आइए सुने ये रागनी जिसको आवाज़ दे रहे हैं ईश्वर सिंह। और जीवती रही तो बिना फिर मिलांगे, आप बहाने तने पूछ कार दूं जीवती
मिलांगे आ बहाने तने पूछे कार दू एक तो प्रीतम की प्यारी मैं, दूसरे तेरी इंतजारी मैं। दूसरे तेरी इंतजारी मैं, तेरी याद गाड़ी में आंसू रोज दड़ेंगे गाली। प्रेम की मैं तो एक जार दूं। ये 2 दिन का दर्शन मिला, हम तो होली पति अगेला। हम तो होली पति अगेला, और बेला के तो सारी तू मैं खिलाएंगी मैं तो अपनाए सौंप सिंगार दूं। और जीवती रही तो बिना फिर मिलांगे आ बहाने तनाए पूछे कार दूं। बहाने तू सुन ले मौसी जाई, आज तू होली गल पराई। आज तू होली गल पराई, तन ब्याह में बुलाई। ये ब्याह में बुलाई तो के कसर गलाएगी। ये हीरे पन्ने और जवार दूं। और जीवती रही तो बिना फिर मिलांगे बहाने तने पूछ कार दूं। जीवती रही तो फिर मिलेंगे आ बाण तने पुचकार दूं है। ये थे ईश्वर सिंह और इनके साथी। और अब सुनेंगे मौसम का हाल, और मौसम की जानकारी दे रही हैं डॉक्टर ममता। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 45% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 4 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने, रात्रि तापमान में हल्की गिरावट आने,
वातावरण में नमी की मात्रा में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान किसान भाइयों अल सुबह कहीं कहीं हल्की धुंध होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों 4 नवंबर तक मौसम खुश्क है, तो आप अपनी फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हासिल करने के लिए आप अपने फ़ोन में मेघदूत ऐप और ई मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों ही ऐप में मौसम पूर्वानुमान के साथ कृषि परामर्श उपलब्ध रहता है। धन्यवाद। तो भाइयों, कल के कार्यक्रम की जानकारी भी दे दें आपको। कल किसान वाणी कार्यक्रम में एक चर्चा की जाएगी जिसका विषय रहेगा गाजर की बिजाई। आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे कृषि में मिट्टी परीक्षण का महत्व और साथ ही जानकारी साझा करेंगे आपके साथ प्राकृतिक कृषि के बारे में कि प्राकृतिक खेती करना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद भाइयों हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी चर्चा चल रही थी कि इस महीने के कृषि कार्य, मुख्य फसलों की बातचीत करने के बाद अब हम आते हैं सब्जियों पे। सब्जियां हमारे खेतों में एक तो टमाटर हैं, तो पके हुए फलों को तोड़ के बाज़ार में भेजना है। अध पके फलों को तोड़ लेना चाहिए, फिर कमरे में रखना चाहिए। और पके हुए फलों को चिड़ियाँ खेत में नुकसान पहुँचाती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि विषाणु रोग को फैलने से बचाने के लिए और हानिकारक कीटों से रक्षा के लिए 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 सीसी को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। दवाइयों का इस्तेमाल केवल उसी हालत में करें जब आप ज़रूरी समझें। इसी तरह बैंगन की फसल है। बैंगन के कच्चे फलों को समय पर तोड़ कर बाज़ार में बेचना है। और मिर्च जो कि आपने जुलाई अगस्त में रोपी थी, तो मिर्च की फसल यदि मसाले के लिए लेनी हो तो इस महीने फिक्के लाल रंग के फलों को तोड़कर छत पर या अन्य स्थान पर सुखावें। और यदि फसल हरी मिर्च के लिए है तो हरे फलों को तोड़ के बाज़ार में बेचते रहें। समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसी तरह भिंडी की फसल है। भिंडी के नरम फल गाहक पसंद करता है, तो भिंडी की फलियों को नरम अवस्था में ही तोड़ के बाज़ार में भेजें। और कद्दू जाती सब्जियां हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरी, करेला, टिंडा, इनको भी हमने एक तो समय के हिसाब से तोड़ तोड़ के बाज़ार में भेजना है और ज़रूरत होने पे सिंचाई करनी है। शकरकंदी और अरबी भी अब तो तैयार हो रही है, तो वो भी हमने खुदाई करके बाज़ार में भेजनी है। मटर की अगेती किस्म जो है उसकी फलियां जो है इस महीने मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आप ये देखें कि भाई अब फसल तैयार हो रही है, तो फलियां तोड़ तोड़ के अपना खेत में से और अपना मंडी में भेजें। इसी तरह जो फूल गोभी है, अगेती फसल के तैयार फूलों को काट के बाज़ार में भेजना है। और इस महीने आपकी जो पूसा कात की किस्म जिन भाइयों ने बो रखी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, आगे खेत की तैयारी करें। पालक है, लहसुन है, ये लहसुन की जो है फसल की सिंचाई करनी है। पालक की तैयार फसल को काट के बंडल बांध के बाज़ार में भेजना है। मूली, शलगम, गाजर भी इसी तरीके से हैं। और अगर हम बात करें आलू की, तो आलू को की सब्जियों के राजा है। तो बिजाई के लगभग 25-30 दिनों के बाद मिट्टी चढ़ानी है और इसी समय फिर 55 किलो यूरिया खाद प्रति एकड़ की दर से खेत में डालना है। और हानिकारक कीट जैसे अड़ से रक्षा के लिए, चेपे से रक्षा के लिए 300 मिलीलीटर रोगौर 30 सीसी को 300 लीटर पानी में मिला के और हमने खड़ी फसल पर हमने छिड़काव करना है। ज़रूरत समझे तो 10 दिन के अंतर पर हमने छिड़काव को दोहराना भी है। इसी तरह बात करें भाइयों फल वृक्षों की, तो नींबू जाति के फल हैं, उनको पत्तों की नसों के दोनों जगह से सफ़ेद सी हो जाती हैं इस मौसम में आके। तो 500 मिलीग्राम प्लांटामाइसिन और 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, या तो ईब कर लें या फिर दिसंबर के महीने में करें। और बात करें पशुओं की, क्योंकि पशुधन के बिना भी गुजारा नहीं है, तो ठंड की शुरुआत में पशुओं को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। सांझ को पशुओं को अंदर और छत के नीचे बंद हैं। सवेरे के समय एकदम से पल्ली बोरी ना हटावें, थोड़ी थोड़ी करके हटावें। पशु आवास में पशुओं का बिछौना, मैट सूखा रखें। खासकर ठंडी हवाओं से पशुओं को बचाना है। सभी पशुओं में आप कोशिश करें, निश्चित करें कि ये मुँह खुर का टिक्का जरूर लग रहा हो।
और सभी जो पशु जो चिकित्सक से सलाह ले लें पहले, और उनके हिसाब से, क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से मुंह खुर का, गलगोटू का, लंगड़ा बुखार का संयुक्त टीका भी लगता है, लेकिन ये डॉक्टरी सलाह के बाद ही हमने ये काम करना है। इसी तरह थनैला रोग से बचाव के लिए भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। थनों को दूध निकालने के बाद धोना चाहिए। पशु का दूध धोने के बाद उसे कम से कम आधा घंटा बैठने ना दें, और कटड़ा कटड़ी, बछड़ा बछड़ी को दूध निकालने से पहले लगावें। इसी तरह चारा भंडारण को देखें, कहीं दीवार के आसपास फर्श पे नमी ना जम रही हो, फफूंद ना लगी हो, फफूंद लगा हुआ चारा पशु को नहीं देना। और बात करें कि भेड़ बकरी जिन्होंने पाल रखी हैं उनको भी PPR का टीका लगवा लें, और हरे चारे के लिए बरसीम और रिजका की बिजाई इस महीने के मध्य तक ज़रूर पूरी कर लें। और छोटे छोटे नवजात जो पशु हैं उनको गीलापन निमोनिया का मुख्य कारक हो सकता है, इसलिए उन छोटे नवजात पशुओं के बच्चों को बिल्कुल भी गिल्ले में ना रहने दें, ठंडी हवा से बचावें। तो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हमने चर्चा करी इस महीने के कृषि कार्यों के बारे में। तो हम उम्मीद करें कि आप अपने अपने हिसाब से जो आपने फसलें लगानी हैं या लगा रखी हैं उनका आप अच्छे से प्रबंधन करेंगे और खूब सारा मुनाफा कमाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है। धर्मवीर भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।